क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आज के पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे? सिंधिया जो न केवल खांटी कांग्रेसी रहे थे बल्कि राहुल गांधी के बहुत ही करीब थे। मतलब सिंधिया के लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सीधा राहुल गांधी के कमरे में जा सकते थे। राहुल गांधी के एक तरह से जो लिविंग एरिया है जहाँ पर वो अमूमन लोगों से नहीं मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, वहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहुंच थी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या सोच रहे होंगे दोस्तों? क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस में वापसी करने के लिए मन बना रहे होंगे या फिर बीजेपी में शामिल होने के जोखिम उनको समझ में आ रहे होंगे? ये सवाल मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ। दोस्तों, जो भी कांग्रेस कवर करता है पत्रकार, वो एक बात हमेशा बोलता है कि कांग्रेस में जो अंतिम सच है वो है 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती हैं। सोनिया गांधी एक ऐसा पावर सेंटर है कांग्रेस का, या फिर कह दे कि नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा पावर सेंटर है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। ये एक सच्चाई है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो छिपी हुई बात है। दोस्तों, आज सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ। कुमारी शैलजा को अचानक बुलाया गया। कुमारी शैलजा जो लगातार बयानबाजी कर रही हैं जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। लल्लन टॉप को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कह दिया कि हुड्डा से पता नहीं कितने बरस हो गए उनकी बात हुई, और कुमारी शैलजा के बयान का अभी इस चुनाव में काफी नुकसान भी हुआ कांग्रेस को, और बीजेपी को एकमात्र यही मुद्दा मिला। कुमारी शैलजा जो बड़ा दलित चेहरा है, हालांकि कुमारी शैलजा खुद कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस के झंडे के तले ही जाएंगी और मरते दम तक कांग्रेस ही रहेंगी, लेकिन ये कहकर भी उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया इस चुनाव में जिससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी बीच शाम को एक और घटनाक्रम हो गया। एक बड़ा दलित चेहरा, या फिर ये कह लें कि बीजेपी का इकलौता हरियाणा में दलित चेहरा अशोक तंवर, जो थे कांग्रेसी ही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा के, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर 2024 में सिरसा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कुमारी शैलजा से हार गए। मतलब बीजेपी ने एक पुराने कांग्रेसी को टिकट दिया और कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को टिकट दिया। अब वो अशोक तंवर भी कांग्रेसी हो गए फिर से। ये घटनाक्रम बताता है दोस्तों कि 10 जनपद एक बार फिर से मजबूत हो गया है, और जब जब कांग्रेस पार्टी में 10 जनपद मजबूत होता है, मतलब वो पावर सेंटर जो गांधी परिवार का पावर सेंटर कहा जाता है, सोनिया गांधी का पावर सेंटर होता है, आप समझ लीजिए कहा जाता है कि कांग्रेस रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कुमारी शैलजा से आज सुबह बुलाकर उनकी तमाम जो बयानबाजियां हैं उस पर लगाम लगाने के लिए कहा, और इधर शाम को राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा की रैली में अशोक तंवर को शामिल कर लिया, जो खुद न केवल बड़ा दलित चेहरा है बल्कि 1 घंटे पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है बीजेपी के लिए, बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी। वो बीजेपी जो पूरे हरियाणा में दलित के नाम पर वोट मांग रही थी, दलितों के अपमान के नाम पर वोट मांग रही थी, अब ठीक चुनाव के 1 दिन पहले कांग्रेस ने उसकी हवा निकाल दी। उस पूरे के पूरे दावे की बीजेपी के परखच्चे उड़ा दिए। अब बीजेपी के पास इकलौता दलित चेहरा जो कांग्रेस से वहां गया था वो भी वापस कांग्रेस में आ गया। क्यों दोस्तों? अशोक तंवर ने ऐसा क्यों किया? और ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अशोक तंवर को अचानक राहुल गांधी ने फोन किया होगा और अशोक तंवर अपनी बीजेपी की रैली खत्म करके कांग्रेस में शामिल हुए होंगे। ऐसी मीटिंग्स के लिए, ऐसी महत्वपूर्ण अपीयरेंस के लिए कई दिन पहले बातचीत होती है, तो अशोक तंवर से कांग्रेस की टीम बात कर रही होगी, अशोक तंवर ने अपनी मांगे रखी होंगी, कांग्रेस ने अपनी मांगे रखी होंगी, और साथ साथ में अशोक तंवर बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। तो ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि देखिए किस तरह से, कितनी होशियारी से पूरी बिसात बिछाई कांग्रेस पार्टी ने। लोग तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि ये सब कुछ कुमारी शैलजा से होने वाले नुकसान की भरपाई कांग्रेस ने की, और कुमारी शैलजा ने जितना परेशान किया राहुल गांधी को या नेहरू गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को इस पूरे चुनाव में, ये एक तरह से पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा को जवाब देने जैसा है। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहती हूँ दोस्तों। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अशोक तंवर क्या ऐसे ही आ जाएंगे किसी पार्टी में? अशोक तंवर क्यों आए कांग्रेस में? क्योंकि अशोक तंवर को ये दिख रहा था कि न केवल हरियाणा में अगले 5 साल बहुत संभावनाएं हैं जिसकी सरकार कांग्रेस की बन रही है, और क्योंकि उनको हरियाणा की ही राजनीति करनी है, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी धीरे धीरे आने वाले वक्त में अब बदलाव की ओर देश देख रहा है। दोस्तों, इस 4 जून में जो नतीजे आए और जो तीसरी बार पीएम बने मोदी जी, आप देख रहे हैं कोई एक्साइटमेंट देश में नहीं है नई सरकार बनने का, क्योंकि ये जो सरकार है ये अपने पहले दिन से ही एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है।
पहले दिन से अलोकप्रिय हो रही है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, नई सरकारों को अलोकप्रिय होने में वक्त लगता है, एटलीस्ट 6 महीने का तो हनीमून पीरियड सब सरकारों को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री वही हैं, मंत्री वही हैं और पीएम खुद ही ऐसा दिखाते हैं कि तो वही सरकार है। तो वो जो अलोकप्रियता है, जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की 10 साल से चल रही है, ये उसका एक तरह से 11वां साल शुरू हो गया है। और ये बताता है कि आने वाले वक्त में जो देश में भविष्य की राजनीति है ना, वो भी करवट ले रही है। और इसकी बानगी आपको आने वाले दूसरे विधानसभा चुनाव में दिख जाएगी। हरियाणा में भी दिखेगी, हो सकता है जम्मू कश्मीर में दिख जाए, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी दिख सकती है, झारखंड में दिख सकती है, अगले साल दिल्ली के चुनाव में दिख सकती है, फिर अगले साल के अंत में बिहार में भी इलेक्शंस होने हैं। तो क्या अशोक तंवर जैसे नेता ये समझ रहे हैं कि न केवल राज्य बल्कि देश की राजनीति पलट रही है, तो हम भी पलट जाएं? दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों ने जब पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो उनकी नाराजगी ये थी कि वो सीएम बनना चाहते थे और कमलनाथ को कांग्रेस ने सीएम बना दिया और सिंधिया नाराज हो गए। उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन उनको बीजेपी में शामिल होकर क्या मिला? दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जहां पर राहुल गांधी से डायरेक्टली वो मिल सकते थे, डायरेक्टली बात कर सकते थे, बिना अपॉइंटमेंट के वो सीधे फोन उठाते थे राहुल गांधी उनका। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर है तब जब देश के पास अपनी एयरलाइन भी नहीं है। अब कोई सरकारी एयरलाइन तो है नहीं, एयर इंडिया भी बिक चुकी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले देकर जो मंत्रालय मिला वो भी बहुत ही हल्का मंत्रालय है। और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस मांग को लेकर गए थे, ना तो उनकी मांग पूरी हुई, उनको सीएम भी नहीं बनाया गया। हाँ, ऐसे कई अपवाद हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिनको बीजेपी में शामिल होने का काफी फायदा मिला। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, वो सीएम बनना चाहते थे, बीजेपी ने उनको न केवल सीएम बनाया बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह कहा जाता है हेमंत बिस्व शर्मा को। लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ एक दो अपवाद और हैं। किसको क्या मिला? किरण चौधरी, हरियाणा में दिग्गज नेता कांग्रेस की, खांटी कांग्रेसी, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई। मनोहर लाल खट्टर ने उनको बीजेपी में शामिल करवाया, उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिया। इससे ज्यादा उनको क्या मिला बीजेपी में शामिल होने का? ऐसा क्या फायदा उनको मिल गया? इसके अलावा दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह, उनका सपना भी मुख्यमंत्री बनने का था। अहिरवाल बेल्ट से आते थे और वो हमेशा से चाहते थे कि वो सीएम बने। 2014 में खांटी कांग्रेसी राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए, राज्य मंत्री जैसा पद उनको दिया गया, जिसको लेकर वो काफी नाराज रहे। इस चुनाव में तो यहाँ तक कह दिया कि 12 साल में कूड़े का नंबर भी आ जाता है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। खुद ही अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित किए फिर रहे थे। सुनने में तो ये भी आया है कि उनकी बेटी को जो टिकट दिया गया है, हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, मतलब उनको दिक्कत हो सकती है चुनाव जीतने में। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की सीट भी बहुत सेफ सीट नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह उसमें काफी मेहनत कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े नेता थोक के भाव में बीजेपी में गए थे पलायन करके, क्या अब रिवर्स पलायन का वक्त आ गया है? क्योंकि इनको भी अपने अपने राज्य में राजनीति करनी है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के नेता हैं। हरियाणा में अगले 5 साल बीजेपी का क्या भविष्य है? और अगर हम देश के राजनीति की बात कर लें तो देश की राजनीति में बीजेपी का आने वाले 10 साल, 15 साल या 20 साल में क्या भविष्य है? ये दोस्तों, जो राजनेता होता है वो दूरदर्शी सोचता है। अब आप ये सोचिए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में ये बात नहीं आ रही होगी कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी की सरकार गिराई, विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, वो उद्देश्य तो उनका पूरा ही नहीं हुआ। अगर मोदी जी चाहते तो इस बार के विधानसभा चुनाव में, मतलब एक बहुत मुश्किल चुनाव था मध्य प्रदेश का, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सूझबूझ की वजह से, मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, उसकी वजह से बीजेपी ने एमपी जीत लिया। तो सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता था। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेसियों को सीएम बनाया नहीं जाता। हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया था बीजेपी ने, लेकिन सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया और मंत्रालय भी बड़ा हल्का दिया गया। अब स्थिति सिंधिया की यह है कि वो लोकसभा में मोदी जी के मोदी 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 के नारे लगाते हैं। ऐसा तो कभी राहुल गांधी ने भी नहीं करवाया उनसे। तो बड़ी बात यह है कि अब तो सिंधिया अपने भविष्य की राजनीति देख रहे होंगे ना। सिंधिया के पास तो अभी करीब 25 साल का वक्त है जब वो राजनीति करेंगे। इसके अलावा वो तो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, उनके पिता भी राजनेता थे और खांटी कांग्रेसी थे, तो उनके बेटे भी राजनीति में आना चाहेंगे और उनके बेटे तो राजनीति में काफ़ी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने पिता के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो क्या वो अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर सोचेंगे तो उनको कौन सी पार्टी में अपने बेटे का भविष्य ज्यादा बेहतर लिखेगा? दोस्तों, ऐसा ही बहुत से प्रवक्ताओं ने भी किया। याद होगा आपको लोकसभा चुनाव के दौरान राधिका खेड़ा, गौरव वल्लभ, ये वो प्रवक्ता हुआ करते थे जो मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए।
आज बीजेपी के ही प्रवक्ता बने हुए हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी ने ऐसा तो है नहीं कि इनको कहीं कोई बड़ा पद दे दिया या बड़ा कोई इनका उभार हो गया या राजनीतिक करियर इनका चमक गया। पहले जो काम कर रहे थे अब भी वही काम कर रहे हैं, बस नीचे इनके नाम की पट्टी के आगे इनका डिजिग्नेशन बदल गया, इनकी पार्टी बदल गई। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पलायन का दौर चला था पिछले 7-8 साल में बड़े स्तर पर, कि छोड़ कर पार्टी बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, अब ये रिवर्स पलायन का दौर आप देखेंगे। और ये दौर केवल हरियाणा में नहीं देखेंगे, अब आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे। अब आप अजित पवार को देखिए, अजित पवार पिछले 1 महीने से लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो जाति का जनगणना का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं और बार बार कहते हैं कि चाचा की पार्टी तोड़ना गलत था, चाचा से अलग होना गलत था। अजित पवार अगर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले एक बार फिर से चाचा के साथ शामिल हो जाएं तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो बड़ी अजीब सी, बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है दोस्तों इस वक्त बीजेपी के आगे, कि सत्ता में रहते हुए भी उसकी साख इतनी कमजोर हो रही है कि उसके बड़े बड़े नेता ठीक चुनाव से 1 दिन पहले छोड़कर जा रहे हैं। अशोक तंवर को ना तो अब टिकट मिल सकता है, ना उनके किसी अपने को टिकट मिल सकता है, क्योंकि मतदान ही परसों होना है। उसके बावजूद भी अगर अशोक तंवर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनको पता है कि उनका भविष्य बीजेपी में कुछ खास है नहीं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो गिनती अशोक तंवर से शुरू हुई है, इसमें कौन कौन जद में आएगा? ये देश की राजनीति के आने वाली एक ऐसी पिक्चर की हिंट हमको देता है जो अब हर चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।